नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करते हैं आप सभी खुश होंगे, जिंदा दिल होंगे और मन से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे हो। और मुझे जहाँ तक लगता है कि अब आपका जो एग्ज़ाम है बहुत ही नज़दीक आ गया होगा, तो ऐसे में लाजमी है कि थोड़ा सा अकबकाहट सा लगता है कि अब क्या करना चाहिए। जो आपका बीपीएससी टायर 3 और टायर 4 फ्यूचर में आपका जो होने वाला है, मैं उसके संदर्भ में बात कर रहा था। जो मैंने सेशन एनसीईआरटी का शुरू किया था, उसमें मैं आपको फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार से संबंधित बातें बता रहा था। आज का जो टॉपिक है वो मूल अधिकार का अंतिम जो आपका अधिकार दिया गया है, हमें जो दिया गया है उसकी चर्चा करेंगे। और वह जो अधिकार है जिसे हम लोग संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, उस पर बात की जाएगी, है ना। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि मौलिक अधिकार कितना महत्वपूर्ण है और किसी भी व्यक्ति के लिए जो भारत का निवासी है उसके लिए मौलिक अधिकारों की जो सीमा है वो भारत संविधान के अनुसार सीमित किया गया है। लेकिन ऐसे में जो सीमित है उसे भी अगर कोई छीन रहा हो, उसे भी अगर कोई दबा रहा हो, उसे अगर हमसे अलग कर रहा हो, तो ऐसे में लाजमी हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट उसकी क्या करे, रक्षा करे। तो इस तरह की बात का हमारे संविधान में उल्लेख किया गया है कि यदि मौलिक अधिकारों को कोई छीन रहा हो, मौलिक अधिकारों को हनन कर रहा हो, तो ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ इस बात का पता चल जाए, अवगत हो जाए कि हाँ भाई इससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, तो उसे बचाने के लिए वो अपना सुदर्शन चक्र ब्रह्मास्त्र चलाता है, जिसे हम रीट कहते हैं। तो आज का जो हम लोग का जो टॉपिक रहेगा वो रीट रहेगा। सुनेंगे, समझेंगे कि रीट कब जारी होगा, कैसे जारी होगा, इसकी परिस्थितियां क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या होता है, उस बात को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर सुप्रीम कोर्ट नजर आ रहा होगा, ये जो सुप्रीम कोर्ट है अपने आप में सुप्रीम कोर्ट है और इसके अनुसार जो आपका अंतिम मौलिक अधिकार है जिसे हम लोग संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार, और ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आर्टिकल 32 से लेकर कहां तक है, 35 तक है। 32 से लेकर कहां तक, 35 तक है। तो जो रीट का मामला है एक प्रकार का आदेश होता है, इसमें जो मेन है वो है आपके पास 32। अब सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए आर्टिकल 32 का प्रयोग करती है। आज स्पेशली जो क्लास रहेगा वो क्लास है आपका आर्टिकल 32 पे। देखना ये है कि आर्टिकल 32 का प्रयोग सुप्रीम कोर्ट कब करती है। चलिए इसी बात को आगे बढ़ाते हैं और आ जाते हैं अगले टॉपिक पे। चलिए सवाल क्या था आपके पास, आर्टिकल 32, ठीक है। अब आर्टिकल 32 पे आप ये ध्यान देने वाली बात है, जो सुप्रीम कोर्ट है आर्टिकल 32 के माध्यम से मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए रीट जारी करता है। क्या जारी करता है, रीट जारी करता है। आपके दिमाग में ये बात जरूर आ रहा हो कि ये रीट होता क्या है ना। तो ध्यान रखिएगा, जैसा कि मौलिक अधिकार जो है वो आर्टिकल 12, 13, 14, 15 इस तरह से आपको कहां तक जाता है, 35 तक जाता है। इसमें यदि आपको राइट टू स्पीच, बोलने का अधिकार, राइट टू लिबर्टी, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लाइफ, जीवन से संबंधित का अधिकार, अगर कोई व्यक्ति इस अधिकारों का हनन कर रहा हो, कोई ऐसा कानून जो उसे दबा रहा हो, तो आर्टिकल 32 के माध्यम से उसे बचाने का क्या किया जाएगा, पूरी तरह से प्रयास किया जाएगा। इसकी गारंटी सुप्रीम कोर्ट देती है। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि हमारे देश की जो न्यायपालिका है, थोड़ा सा मैं न्यायपालिका के बारे में आपको बता दूं। न्यायपालिका, ठीक है, जो भारतीय न्यायपालिका है उसका एक अच्छी विशेषता तो यह है कि यह एकीकृत है। क्या है ये, एकीकृत, इंटरग्रेटेड है। अर्थात ये हुआ कि जो भारत की जितनी भी न्यायपालिका है, जहां जहां मतलब न्याय, पूरे भारत का जो क्षेत्र है वो सभी क्षेत्र भारतीय न्यायपालिका के अंतर्गत आएगा। और भारतीय न्यायपालिका का जो शीर्ष, जो सबसे टॉप क्लास है वो सुप्रीम कोर्ट है। अर्थात भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश की जो सीमा है वो सभी सीमाएं सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आती है। अर्थात इसके न्याय क्षेत्र से वो बाहर नहीं है और इस वजह से ये क्या कहता है कि एकीकृत माना गया। तो ऐसे में जरूरी है कि यदि आप भारत के नागरिक हैं, हम भारत के नागरिक हैं और जो हमें मूल अधिकार दिए गए हैं
उसका अगर उल्लंघन हो रहा है, उसे कोई छीन रहा हो, तो सुप्रीम कोर्ट इसकी क्या देगी, गारंटी देगी। अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल सकते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सभी लोग भारत के सुप्रीम कोर्ट जाने में सक्षम हैं? यहाँ तो हमें तो नहीं लगता कि सभी लोग सुप्रीम कोर्ट जाने में सक्षम होंगे, क्योंकि आपको तो पता है भारत जैसे देश जो अभी भी विकासशील देशों में से है, और अभी भी मार्केट अगर उनको जाना होता तो पैदल जाना ज़्यादा पसंद कर लेते हैं कि भैया 5 रुपया कौन देगा, पैदल चले जाते हैं। अब अंदाजा लगाइए, यदि आप बिहार के गया जिले से बिलोंग करते हैं या बिहार के पटना से बिलोंग करते हैं और आपको मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो आपको जाना है कहाँ? आपको जाना है आपको सुप्रीम कोर्ट, जो दिल्ली में स्थित है। तो निश्चित रूप से आप कहेंगे कि इसमें तो खर्चा बहुत ज़्यादा है, ऐसे में हनन हो रहा तो होने दो, हमें जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब इस बात को समझती है, संज्ञान लेती है कि निश्चित रूप से यह एक समस्या है कि भाई हम तक पहुंचने के लिए उनको एक सफर तय करना पड़ेगा। नो डाउट कि हो सकता है किसी के पास साधन ना हो, वो आर्थिक स्थितियां भी हो सकती है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे अच्छा पहल रहा, सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे अच्छा तरीका रहा, उसने क्या किया, अपने ही पावर को, आर्टिकल 32 को ट्रांसफर कर दिया। किसके पास? हाई कोर्ट के पास। इसका मतलब यह हुआ कि मूल अधिकारों की रक्षा, ध्यान रखिएगा, जो मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, तो मूल अधिकारों की जो रक्षा की जब बात आ जाए, डिफेंस की जब बात आ जाए, तो इसकी जो गारंटी है वो सुप्रीम कोर्ट भी देती है, और कौन देता है? हाई कोर्ट भी देता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मौलिक अधिकारों को कोई हनन कर रहा हो और ऐसे में आप सुप्रीम कोर्ट ना जाके हाई कोर्ट जाते हैं, तो हाई कोर्ट में भी मूल अधिकारों को रक्षा किया जाएगा, और उसके पास भी पावर है रिट जारी करने का। सुप्रीम कोर्ट तो आर्टिकल 32 से, लेकिन हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के माध्यम से क्या जारी करता है? रिट जारी करता है। रिट क्या होता है? रिट एक प्रकार का आदेश होता है जिसके सहारे मौलिक अधिकारों को बचाया जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर समझ में आता है, समझ में आ गया हो, तो चलते हैं दोबारा इस बात को समझते हैं कि आखिर रीट क्या है, रीट कहाँ तक पढ़ना चाहिए, रीट की सीमा क्या है। चलते हैं रीट। फिर यहाँ तक हो गया होगा। अब याद रखिएगा, ये जो आपका रीट है, ये रीट जारी करने का पावर सुप्रीम कोर्ट के पास भी है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 32। क्लियर है यहाँ तक? और रीट जारी करने की शक्ति आर्टिकल 226, और वो किसके पास है? हाई कोर्ट के। ठीक है। ऐसे में कोई राज्य का व्यक्ति अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहता है तो वह हाई कोर्ट में भी जा सकता है। तो आप ऐसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि आप जिस गांव में रह रहे हैं और आपको एक पुस्तक या मैगजीन की जरूरत है जो प्रतियोगिता से संबंधित, और मान लीजिए उसी गांव में एक ऐसा मतलब आपके पास स्टेशनरी की दुकान है जहां पे इस तरह की मैगजीन किताबें मिलती है, तो आपको डिस्ट्रिक्ट में जाने की जरूरत नहीं, आप गांव से वो किताबें परचेज कर लेंगे। ठीक वैसे ही जब काम आपका हाई कोर्ट कर रहा है तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत क्या है? हाँ, अगर आप हाई कोर्ट से संतुष्ट नहीं होंगे तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। मूल अधिकार के मामले में डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि मौलिक अधिकारों की अगर बात हो जाए और ये पूछा जाए कि भाई कौन गारंटी देता है, तो दोनों गारंटी देता है, सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट भी। अगला सवाल ये है कि रीट होते कितने हैं, तो रीट की संख्या क्या है? तो रीट की संख्या कितनी है? 5, अर्थात 5 प्रकार की रीट होती है। क्लियर यहां तक? चलिए, अब मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताता हूं कि अब जो 5 प्रकार है वो टाइप्स उसका क्या है, कब वो जारी किया जाता है, और इसके जारी करने पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, हम इस बात को समझाते हैं। ये जो इसकी संख्या है, कुल मिला के इसकी संख्या होती है 5, और उस 5 में एक आपके पास है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। इसी के साथ साथ एक होता है परमादेश। परमादेश, क्लियर यहां तक? परमादेश, ये सब रीट का नाम है। और अगर देखा जाए तो एक है आपके पास प्रतिषेध, क्या बोलेंगे इसको? प्रतिषेध। इसके अलावे अगर बात करें तो एक होता है आपके पास उत्प्रेषण, और इसके अलावे बात किया जाए तो एक है आपके पास अधिकार परीक्षा। क्या है आपके पास? अधिकार परीक्षा, ठीक है।
तो टोटल कितने होते हैं? 5। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कितने प्रकार के रीट जारी करता है? तो 5 प्रकार के रीट जारी करता है। आशा है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये रीट कब जारी होगा, किन परिस्थितियों में जारी होगा और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब आपका मैंने जो अभी बताया हुआ है बंदी प्रत्यक्षीकरण। चलिए शुरुआत करते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण का। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये आपका एक छोटा सा पॉइंट। सवाल ये है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है रेट कब जारी होगा, क्यों जारी होगा, इसकी परिधि क्या है और इसकी सीमा क्या है। ध्यान रखिएगा जब भी आप रीट पढ़ें तो एक छोटा सा इसका अर्थ समझ लेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है, क्योंकि अर्थ में ही सारा कहानी छिपा रहता है। अगर शब्द समझ गए तो 80% क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। बंदी से ही पता चला, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी को प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने प्रस्तुत करो, अर्थात ये क्या हो गया? सशरीर, सशरीर उपस्थित होना, सशरीर उपस्थित होना। यहां पर आपका ये अर्थ निकल कर आया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है सशरीर ऑन बॉडी उपस्थित होना कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने या सुप्रीम कोर्ट के सामने। ठीक है, अगला सवाल यह है कि ये कब जारी होता है, कब? सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के माध्यम से और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के माध्यम से किन परिस्थितियों में, आशा करते हैं कि ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा, किन परिस्थितियों में जारी किया जाता है। तो कब? अब कब का उत्तर आप जब से दे दीजिए, ज्यादा उचित रहेगा, है ना। तो जब किसी व्यक्ति को, जब किसी व्यक्ति को, ठीक है, क्या लिखा गया? जब किसी व्यक्ति को अवैध तरीकों से, अवैध तरीकों से, अवैध तरीकों से गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार किया गया, तो उस व्यक्ति के खिलाफ जारी होता है जिसने बंदी बनाया है, बंदी बनाया। बहुत ही आसान सा है, बस इसको समझ लीजिए। एक पुलिसकर्मी यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो उसके कुछ अपने नियम हैं। आर्टिकल 22 में आपको बताया गया है गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ जो बात आपकी बताई गई है यह क्या है आपके पास कि जब किसी व्यक्ति को अवैध तरीकों से, इनलीगल तरीकों से, जो उसमें विधि का कोई रोल नहीं है, इनलीगल तरीकों से यदि आप बंदी बनाते हैं तो कोर्ट आपसे क्या बोलेगा? तो भाई पूछा जाएगा कि आपने इसको बंदी क्यों बनाया है, इसके पीछे कारण क्या है। तो जब किसी व्यक्ति को अवैध तरीकों से गिरफ्तार किया गया हो तो उस व्यक्ति के खिलाफ, जिसने बंदी बनाया है, उसके खिलाफ ये रीट जारी होगा। उससे पूछा जाएगा कि आप जिस व्यक्ति को बंदी बनाया है उसे कोर्ट में प्रस्तुत करें, सशरीर उपस्थित करें, और उससे कोर्ट सवाल पूछे कि आपको बंदी क्यों बनाया गया है। यदि बंदी बनाने का कारण इनलीगल हो, अवैध हो, तो निश्चित रूप से जो जिसने उसको बंदी बनाया है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। हो सकती है उसकी नौकरी भी चली जाए। इस बात को आपको जवाबदेही बने पड़ेगी, मतलब जवाब आपको देना पड़ेगा। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब सवाल ये है, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट होता है वो कब जारी होता है तो सीख गए, लेकिन सवाल ये कि कब जारी नहीं होता है। आइए इस पे बात करते हैं, कब जारी नहीं होता है ना। कब जारी नहीं होता है, मेरे ख्याल से इस वाक्य का अर्थ समझ रहे होंगे। क्या बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट हमेशा जारी किया जाएगा? ये तो स्पष्ट है कि मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर, लेकिन सवाल ये है कि कब जारी नहीं होता है ना। क्या इसकी एक अपनी सीमा है? बिल्कुल, क्या भी एक अपना आदर्श है कब जारी नहीं होता है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, कुछ परिस्थितियां हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये परिस्थितियां क्या रहेगा? यदि
गिरफ्तारी गिरफ्तारी विधिवत हुआ हो। अब आप बताइए, अगर ये रीट हमेशा जारी होगा तो भाई कोई भी व्यक्ति को पुलिस उठा के ले जाएगा तो उसके खिलाफ रीट जारी हो जाएगा, है कि नहीं। नियम ये कहता है कि यदि किसी व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है तो पुलिसकर्मी उसे के साथ कोई दुर्व्यवहार न करे, मारपीट न करे, कोई गबूज न करे और उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर दे। इतनी बात है। और इसके में जाने आने का समय को ऐड नहीं किया जाएगा, जबरदस्ती उसके कोई दबाव भी नहीं दिया जाएगा। वो अपराधी उस समय तक नहीं है जब तक कि कोर्ट सिद्ध न कर दे। इतनी सी बात है। लेकिन आपने इस चीज का उल्लंघन किया, जैसे मान लीजिए का कंडीशन क्या है, यदि गिरफ्तारी विधिवत हुआ है तो रिट जारी नहीं होगा, लेकिन विधिवत नहीं हुआ है तो रिट जारी हो जाए। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई ए नाम का नायक है और ए नाम की कोई नायिका है, बी नाम की कोई नायिका है, किसी गांव में ये रहते हैं और आपस में प्रेम प्रसंग के मामले में ये घर छोड़कर भाग गए। अब ये जो आपका बी जो नायिका है, इनके गार्जियन ने क्या किया कि जाकर थाने में एफआईआर दर्ज करवा दिया। ठीक है। ये कहकर कि भाई ए नाम का नायक बी नाम के नायिका को वह भगाकर अर्थात अपहरण करके लेकर गया है, ऐसे में उसे किडनैपिंग का केस मान लिए कर लिया गया। चलिए मान लेते हैं कि ऐसा हो भी सकता है, किया भी जाता है। अब जो सी नाम का पुलिस है अर्थात इंस्पेक्टर सर जो हैं वो जाते हैं, संज्ञान लेते हैं और संज्ञान लेकर पता चलता है इसकी खोजबीन की जाती है, खोज भी हो जाता है, ये ए नाम का नायक भी गिरफ्तार हो जाता है। तो नियम तो ये कहता है कि उसे मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने प्रस्तुत होना चाहिए। लेकिन जो बी नाम की नायिका है, इसके गार्जियन है अच्छा खास तो एसआई साहब हैं या पुलिसकर्मी जो है, उनको मान लीजिए कि किसी तरह का घूस दिया हो, किसी तरह का बात किया हो, और ऐसे में जो एसआई हैं पुलिसकर्मी जो हैं उसे थाने में ले जाकर मार पीट उसके साथ बदसलूकी कर रहा है, और इस बात का पता यदि उसके गार्जियन को चलता है, गार्जियन का मतलब ए नाम के नायक के गार्जियन का या उसके किसी मित्र का या कोई उसके शुभचिंतक का या किसी एनजीओ को, तो यदि तो लगता है कि यहाँ पर गलत है, और निश्चित रूप से अगर आपके पास एविडेंस है, सबूत है, तो सबूतों के साथ आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट याचिका दायर कर सकते हैं। यहाँ पर इसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, स्वतंत्रता का उल्लंघन है, आर्टिकल 22 का उल्लंघन है, आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं रीट जारी आपका हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। तो अब सवाल बनता है कि यदि गिरफ्तारी विधिवत हुआ है तो रीट जारी नहीं होगा, मतलब एक नियमबद्ध तरीकों से। और दूसरा है आपके पास कोर्ट के आदेश पर, कोर्ट के आदेश पर, कोर्ट के आदेश पर क्या हुई है, गिरफ्तारी हुई हो। ठीक है। तो आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया था कि कोर्ट के गिरफ्तारी पर यदि किसी को गिरफ्तार किया गया तो उस समय भी आप रीट जारी नहीं करा सकते हैं, इतना आपको ध्यान होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं कि और कितने क्या रीट हैं। देखिए आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं रीट के बारे में और बता दूं। एक दो रीट है आपके पास, हम उसे कहते हैं, बोलेंगे परमा, और एक जो रीट है उसको कहते हैं बाबू प्रतिषेध। क्या बोलते हैं इसको, प्रतिषेध। और एक जो रीट है उसे हम लोग कहते हैं उत्प्रेषण। क्या बोलते हैं इसको, उत्प्रेषण। ठीक है, उत्प्रेषण। अब थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए परमादेश को पहले समझिए, ये परमादेश रीट क्या होता है, इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ है, अर्थ की बात करें, हम आदेश देते हैं, आदेश देते हैं। ये कब जारी होगा, कब जारी होगा, जब कोई प्राधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन ना कर रहा हो। ठीक है, हम आदेश देते हैं तो इसका अर्थ हो गया। अगर आपसे ये पूछा जाए कि परमादेश रीट जारी कब होता है, तब क्या होगा कि जब कोई प्राधिकारी, अब प्राधिकारी समझ में नहीं आ रहा, अथॉरिटी कोई संस्था, वो संवैधानिक संस्था हो सकती है, वह असंवैधानिक संस्था हो सकती है। खैर असंवैधानिक तो नहीं, आप कह सकते हैं एक प्रकार का संसद के द्वारा बनाया गया कोई संविधानेतर संस्था, क्योंकि हिंदी में असंवैधानिक शब्द का इस्तेमाल ना करना चाहिए। वैसे आप कुछ सुविधा के लिए नॉन कॉन्स्टिट्यूशन या असंवैधानिक बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा ऐसी कोई संस्था जो विधि बनाता हो। ये यहाँ तक। तो जब कोई प्राधिकारी अपने कर्तव्यों का
निर्वाहन न कर रहा हो, निर्वाहन न कर रहा हो तो उसके खिलाफ ये रिट जारी होगा। उसे पूछा जाएगा कि भाई अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन, कर्तव्य को क्यों नहीं निभाया। जैसे मान लीजिए कि हमारे देश में हेल्थ डिपार्टमेंट को सुधार करने के लिए, चूंकि भारत में बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य का गिरावट है, ऐसे में केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलकर आप देखे होंगे कि बहुत सारे तरह के हेल्थ सुविधाएं देती है। तो जैसे कि BHU हो गया, जैसे आपका पटना का PMCH हो गया और दिल्ली का आपका एम्स हो गया। क्लियर है यहाँ तक? तो ये मान के चलिए, अगर ये कह दे कि वहां का कोई डॉक्टर अगर वह अपने कार्य को नहीं कर रहा, जैसे मान लीजिए कि 10 AM से लेके उनकी ड्यूटी है मान लीजिए 10 PM तक का ऑपरेशन करने का, लेट मान लीजिए। अब ऐसे में कोई व्यक्ति जाता है और कहता है भैया हमको मतलब जो प्रोसेस उसमें जाता है और ये अनुपस्थित हो, तो क्या यह व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है? क्या वहां का डिपार्टमेंट अपने कर्तव्यों को निर्वहन करवा पा रहा है? तो ऐसे में इस संस्था के खिलाफ रिट जारी होगा, कौन सा? परमादेश। और उनसे पूछा जाएगा कि आप किन परिस्थितियों में आपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया है। तो कुल मिला के परमादेश की अगर मैं बात करूं तो नौकरी को समाप्त करने वाला, नौकरी खाने वाला, ये आपका रिट होता है। और अगर आप कारण सेटिस्फैक्शन वाला नहीं दे पाए, कारण विधिवत नहीं बता पाए, तो आप अपने नौकरी से हद हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यह वह अधिकार है जिससे किसी प्राधिकारी को कार्य करने पर विवश करता है, कार्य करने के लिए बाध्य करता है। वह रिट कौन सा है? परमादेश। मतलब कोई अधिकारी अपने कर्तव्य का अगर पालन नहीं करा, जो कि उसका ड्यूटी है, काम है, तो उसके खिलाफ ये रिट जारी किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, किसी प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ ये जारी नहीं होता है, इतना आपको ध्यान रखना है। क्लियर है यहाँ तक? अब नंबर आ जाता है आपके पास इस बात का कि इसमें एक पॉइंट है आपके पास प्रतिषेध का, है ना। चलिए थोड़ा सा मैं अलग से ही ले लूँ ताकि आपको आसान से समझा पाऊँ कि प्रतिषेध क्या होता है और उत्प्रेषण क्या होता है ना। ये है एक आपके पास क्या? प्रतिषेध। और एक है आपके पास उत्प्रेषण। क्या है आपका? उत्प्रेषण। बहुत ही आसान सा है, ध्यान रखिएगा। प्रतिषेध और उत्प्रेषण। प्रतिषेध का जो सही अर्थ है वो है रोकना। क्या है आपके पास? रोकना। और ध्यान रखिएगा ये दोनों जो पावर है, रिट है, वो किसी व्यक्ति पर या किसी संस्था पर नहीं होता है, बल्कि न्यायालय पर किया जाता है। जो भारत के अधीनस्थ न्यायालय हैं, सबऑर्डिनेट जो कोर्ट हैं, वैसा न्यायालय या वैसा कोई संस्था जो गैर न्यायिक हो लेकिन विधि बनाता हो, गैर न्यायिक हो और विधि बनाता हो। मतलब जैसे हमारे देश का CBI हो गया, हमारे देश का NGT हो गया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो ये एक गैर न्यायिक संस्था तो जरूर है, लेकिन कुछ अपना नियम बनाती है। तो ध्यान ये रखना है कि प्रतिषेध कब जारी होता है, यह रिट कब जारी किया जाए। तो जब कोई अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है, जब कोई क्या? अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहा हो, बाहर जा रहा हो। क्या मतलब हुआ भाई? मजिस्ट्रेट कोर्ट को, सिविल कोर्ट को, फैमिली कोर्ट को, ये सब का एक अपना ताकत दिया गया है। जैसे मान लीजिए कि ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करने का जो मेन मतलब जो ड्यूटी है वो सर्जन को है, लेकिन ऑपरेशन जो कर रहा है उसका हेल्पर कंपाउंडर साहब कर रहे हैं। तो क्या वह अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत काम कर रहा है? नहीं, वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कर रहा है काम। वही ऑपरेशन कर रहा है, वही आपका टाका मार रहा है, तो ऐसे में तो भाई दिक्कत आ जाएगी। खैर वो तो आपको उदाहरण समझाने के लिए है। तो जो काम सुप्रीम कोर्ट को करना है, जो काम हाई कोर्ट को करना है, वो काम सिविल कोर्ट करने अगर लगे तो अपने अधिकार क्षेत्र से क्या कर रहा है? बाहर जा रहा है। तो जब वह अपने अधिकार क्षेत्र से, न्यायिक क्षेत्र से बाहर जाकर एक्शन लेने का कोशिश करेगा, तब उसे रोकना है। और हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट रिट जारी कर देगा। क्लियर यहाँ तक? इसका मतलब ये हुआ कि यह जब कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से क्या कर रहा हो? बाहर जा रहा हो, तब तो रिट जारी होगा। क्या? प्रतिषेध। एकदम सेम पॉइंट इस पे। उत्प्रेषण का मतलब है पीड़ित हो जाना, कहने का मतलब है कि आपको डिसीजन दिया जा चुका हो। तो एकदम सेम काम हो जाएगा कि जब कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर फैसला दिया हो, इसमें मामला चल रहा है, इसमें मामले का पूरा डिसीजन दिया जा चुका हो, निर्णय दिया जा चुका हो। ध्यान रखिएगा
ये वाला रीट जो है वो किसी व्यक्ति पर नहीं बल्कि न्यायालय पर, बड़े न्यायालय पर नहीं छोटे न्यायालय पर यह जारी किया जाता है। अधीन उत्प्रेषण दोनों भी, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का क्या कंडीशन है कि जब अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर फैसला दिया हो, ठीक है, तो उस फैसले को फिर ऊपर में बुलाया जाएगा, फिर से उसकी अपील की जाएगी, फिर से उसको देखरेख किया जाएगा। इसका मतलब है कि आपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय दिया है और ये बिल्कुल गलत है। ऐसे में किसी एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो जाता है तो निश्चित रूप से ये रीट जारी किया जाए। क्लियर है यहाँ तक? तो आशा करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गया। और ये दोनों रीट आपको किससे संबंधित है? तो ये दोनों रीट न्यायालय से संबंधित है, अधीनस्थ न्यायालय। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं, अंतिम बिंदु है और इस तरह से आपका आज का जो टॉपिक है वो रीट समाप्त हो जाएगा। आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, समझें और हो सके तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी क्या करें, थोड़ा सा शेयर कर दें। इससे एक फायदा हो जाएगा, आपका भी भला हो जाएगा, उसका भी भला हो जाएगा। और जल्द ही जो आपके बीपीएससी का एग्जाम है तो जल्द ही मैं आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस बैच लेके आ रहा हूँ और जल्द से जल्द आपको अच्छे से अच्छे जो क्वेश्चन की डिमांड है, जो बोर्ड का डिमांड है, मैं उस पर आपको बता सकूं ताकि आपको 20 दिन में कंप्लीट हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, इकोनॉमी और साइंस जो भी कंटेंट होंगे आपके सामने प्रस्तुत कर सके। ताकि टायर जो 3 है, जो क्लास 1 से लेकर 5 तक है और जो क्लास 6 से लेकर 8 तक का है और जो टीजीटी दे रहे हैं, जो पीजीटी दे रहे हैं, उन सबों को मैं एक जनरल जीएस वाला सेक्शन और कंप्लीटली जो सब्जेक्ट चैप्टर है जिसमें हिस्ट्री पॉलिटी या हिस्ट्री ज्योग्राफी या हिस्ट्री इकोनॉमी, इस तरह का कॉम्बिनेशन बना के जो 6 to 8 दे रहे हैं उसका विकास हो सके। उम्मीद करते हैं कि आप जीवन में जरूर सफल होंगे। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं, सफलता की ओर बढ़ते हैं और अगला पॉइंट आ जाता है आपके पास अधिकार परीक्षा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर व्यक्ति को जानना चाहिए मौलिक अधिकार ताकि उसका सर्वांगीण विकास हो सके। अधिकार परीक्षा की अगर बात की जाए तो इसका अर्थ है आपका किस आधार पर, किस बोल रहा हूं, किस नहीं, किस आधार पर, किस आधार पर, फिर यहां तक किस आधार पर, किस बेस पे। जैसे आप बातचीत जब करते हैं तो किस आधार पर आप हमको घर से बाहर कर रहे हैं, किस आधार पर गेट से बाहर कर रहे हैं, तो एक आधार का मतलब है कि वह किस पद पर है। ठीक है यहां तक? तो ये कब जारी होता है? ठीक है, जब कोई व्यक्ति ऐसे पद पर, ऐसे पद पर नियुक्त हो जो उस पद के योग्य ना हो। फिर यहां तक आप उस पद पर जाकर काम कर रहे हैं जिस पद पे आपकी नियुक्ति ही नहीं हुई है, तो निश्चित रूप से क्या होगा कि मौलिक अधिकारों को उल्लंघन हो जाएगा और आपके खिलाफ रीट जारी होगा, जिसे क्या कहते हैं, अधिकार परीक्षा। चलिए इसकी एक अच्छी सी बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और उस ट्रेन में आरपीएफ आती है, रेलवे पुलिस फोर्स, और आपसे टिकट मांगता है, तो जाहिर सी बात है उसे पैसेंजर जो टिकट कटाते हैं उनका चार्ट उनके पास नहीं होगा। अब आरपीएफ का काम टिकट चेक करने का तो है नहीं, लेकिन वो आरपीएफ किस पद पे जाके काम कर रहा है, टीटी के पद पे काम कर रहा है, ट्रेन टिकट एग्जामिनर के पद पे जाके काम कर रहा है। तो क्या हो गया, जब कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो जो उस पद के योग्य ना हो, तो कहीं ना कहीं वह अपने पद से दूसरे पद पर जाकर कार्य कर रहा है। तो ऐसे में उस व्यक्ति के खिलाफ यदि किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ हो तो निश्चित रूप से आप उसके खिलाफ रीट जारी करा सकते हैं। उनको कोर्ट बुलाएगा, पूछेगा कि आपने किस आधार पर यह एक्शन लिया था, फिर अगर जवाबदेही अगर संतोषजनक नहीं रहा तो अपने पद से क्या हो जाएंगे, बर्खास्त हो जाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे मान लीजिए कि आप हॉस्पिटल जाते हैं और मान लीजिए कि एक सर्जन से मिलना है जिसका नाम है ए, और सर्जन जो ऑपरेशन शल्य चिकित्सा में माहिर है उसका ड्यूटी है आपका 10 AM से लेकर मान लीजिए 12 AM तक का PM तक का कार्य करते हैं, और इनका काम है ऑपरेशन करने का। लेकिन ऑपरेशन थिएटर में ये काम ना करके इनके जगह पर कोई कंपाउंडर ऑपरेशन कर रहा हो, तो कंपाउंडर उस पद पर जाके कार्य कर रहा है जिस पद के वो योग्य नहीं है, तो उस कंपाउंडर के खिलाफ क्या होगा, रीट जारी होगा। ऐसे में उससे पूछा जाए कि आप किस बेस पे, किस आधार पे ये ऑपरेशन का कार्य किए हैं,
तो निश्चित रूप से आपको ये कहेंगे कि यह रीट उस व्यक्ति के खिलाफ जारी होगा जो उस पद पर जा बैठा हो जिस पद के वो योग्य नहीं हो। आशा करते हैं कि ये सारा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। जो मैं अंतिम आपको जो मैसेज देना चाहता हूँ वो ये है कि आपकी एग्जाम नज़दीक है, और जब कोई एग्जाम जीवन में आता है, चाहे वो आपके रियल लाइफ का हो या फिर आपके प्रतियोगिता परीक्षा का हो, तो ऐसे में जरूरी है कि एक संयम बनाए रखें, अपने मस्तिष्क को मजबूत बनाए रखें, और सबसे सरल तरीका है अभ्यास का। अभ्यास एक मात्र कुंजी है जिससे आप सफलता का ताला खोल सकते हैं। तो इसी सफलता के ताला को खोलने के लिए जल्द ही आपके साथ में लेकर आ रहा हूं लाइव क्लास। तब तक के लिए करते हैं जय हिंद, जय भारत।